रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स लव एपिसोड 13। मौर्य की कार सड़क के बीचों बीच रुकी हुई थी। मौर्य के हाथ में वाइन की बोतल थी और वो बोनेट पर लेटे हुए वाइन को गटके जा रहा था। नशा अब उसके सिर पर सवार हो चुका था। वीरा के कहे वो शब्द उसे किसी जहर से भी कड़वे लग रहे थे। मौर्य एकदम से बोतल जमीन पर पटक कर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, खुश हो मुझसे मेरी खुशियां छीनकर। बचपन से मेरा सब कुछ तो मुझे मिलकर भी नहीं मिला। एक प्यार ही तो मांगा था, उसकी शुरुआत भी तुमने धोखे से लिखी। मेरी किस्मत लिखते वक्त का ग्रहण लगा हुआ था जो मेरे खुद के बाप और भाई ने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया। मौर्य चिल्लाते हुए बोनेट से नीचे उतरा तो सड़क पर चल रहे एक आदमी ने उसे देखते हुए कहा, बस अब पीकर लोग सड़कों पर ड्रामा करेंगे। मौर्य जिसका दिमाग ऑलरेडी खिसका हुआ था, उस आदमी की बात पर उसने ना आओ देखा ना ताओ। उसने अपनी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तेरे बाप की पी रहा हूं जो तुझे इतनी दिक्कत हो रही है। सबको मौर्य सिन्हा से ही दिक्कत है। क्या खाया है मैंने किसी का? बोलते हुए मौर्य के उस आदमी के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। वो आदमी सीधा सड़क पर गिर गया। आते जाते लोग अब वहां हो रहा तमाशा देख रहे थे। मौर्य उसे लात मारते हुए बोला, सबको मेरी गलती दिखती है, किसी को मौर्य की तड़प क्यों नहीं दिखती? बोलने के साथ ही मौर्य ने उस आदमी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। वो बेचारा आदमी खून से लथपथ हो गया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई वो मौर्य को रोक सके। वो उसकी जान लेता उससे पहले ही मौर्य का फोन बजा। मौर्य ने गुस्से से बिना स्क्रीन की तरफ देखे फोन उठाया और तेज आवाज में बोला, कौन है? दूसरी तरफ से मान्यता की डरी हुई आवाज आई, मौर्य। मान्यता की आवाज सुन मौर्य शांत हो गया। उस घर में एक मान्यता ही तो थी जो मौर्य से प्यार करती थी। मौर्य धीरे से बोला, मॉम, सब खत्म हो गया। वीरा हेट्स मी मॉम, शी हेट्स मी। वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वाई मॉम, वाई? हर बार मेरे साथ ही क्यों? डैड को खुश करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो कभी भी मुझे देखते तक नहीं। क्यों मॉम, क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? वो मुझ में और निमित में क्यों फर्क करते हैं, क्यों? बोलते हुए मौर्य की आवाज में दर्द था। मान्यता रोते हुए बोली, तुम घर आ जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं। मौर्य गुस्से से बोला, वो मेरा घर अब नहीं है। मैं सब गलत काम छोड़ दूंगा। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, फिर मेरी वीरा मुझे माफ कर देगी। तभी दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज आए, मौर्य सिन्हा, अगर अपनी मां की सलामती चाहते हो तो बिना कोई नाटक किए फार्म हाउस आओ, अदरवाइज यू नो मी वेरी वेल। अपनी बात बोलकर रणधीर ने फोन कट कर दिया। मौर्य ने अपने फोन को घूरा, आज भी उसके मुंह से शब्द रणधीर के सामने निकलते नहीं थे। मान्यता का ख्याल आते ही मौर्य जल्दी से कार में बैठ गया और वहां से फुल स्पीड में चला गया। रणधीर ने मान्यता को बालों से पकड़ा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मान्यता रोते हुए बोली, रणधीर मौर्य को मार देंगे। वो वैसे भी उससे नफरत ही करते हैं। उन्होंने तो सिर्फ उसका फायदा उठाया है। वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बोलते हुए मान्यता इधर उधर घूमते हुए अपने हाथ आपस में रगड़ने लगती है। वारुणी रूम में थी, उसने रूम का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया था। उसे अर्थ पर गुस्सा भी आ रहा था और उसे खुद की कही बात पर भी गुस्सा आ रहा था। वो झुंझलाते हुए बोली, आह मैं क्या करूं? एक तरफ वीरा है जो मौर्य का नाम नहीं सुनना चाहती, एक तरफ मेरा डेविल है, मेरे मुंह से मौर्य का नाम सुन उसके तन बदन में आग लग जाती है। कैसे समझाऊं मैं इन जीजा साली को कि मौर्य के साथ खुद धोखा हुआ है। मुझे जल्द से जल्द सच तक पहुंचना होगा, वरना कई रिश्ते दांव पर लग जाएंगे। बोलते हुए वारुणी बेड पर सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन वारुणी फोन उठाती ही नहीं है। एक नहीं दो नहीं, न जाने कितनी बार उसका फोन रिंग करता है। लास्ट में वारुणी फोन उठाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कम अकल है जो फोन पर फोन कर रहे हो। सामने वाला फोन नहीं उठा रहा तो समझ नहीं आता कि दूसरा इंसान इस वक्त गुस्से में होगा, उसको बात नहीं करनी किसी से। अब मेरा दिमाग खराब मत करो और फोन रखो। बोलकर वारुणी कॉल कट करने वाली थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, प्लीज वारुणी कॉल कट मत करना, मैं मान्यता बोल रही हूं, मौर्य की मां। वारुणी मान्यता की आवाज सुन पहले तो हैरान हो जाती है, बाद में उसे भी गुस्सा आता है। वो उसी तरह गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती आपको और आपके उस पति को? मौर्य की जिंदगी का मजाक बना दिया आपके उस पति और बेटे ने, और आप यहां फोन करके खुद को मौर्य की मां कह रही है। मान्यता लाचारी से बोली, सही कहा तुमने, मैं मां कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं निमित को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। मौर्य के साथ हो रहे भेदभाव को मैं चुपचाप देखती रही
और आज ये माँ इतनी बेबस है कि उसके हाथों से उसके बेटे की मौत रची जा रही है। वारुणी हैरानी से बोली, क्या बोल रही है आप? मान्यता रोते हुए बोली, प्लीज मौर्य को बचा लो, वो यहाँ आ रहा है। निमित और रणधीर उसे मजबूर करेंगे ताकि वो तुम्हें उनके पास ले आए। लेकिन मैं जानती हूँ मौर्य ऐसा नहीं करेगा। और रणधीर को न सुनने की आदत नहीं। वो उसे जान से मार देंगे। उसे बचा लो वारुणी, उसे बचा लो। वारुणी तेज आवाज में बोली, सब जानने के बाद भी तुमने उसे वहां बुलाया? कैसी माँ हो तुम और कैसा बाप है वो रणधीर जो अपने बेटे को मार डालेगा क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानेगा। मान्यता रोते हुए बोली, नहीं 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 है रणधीर उसके पापा। मौर्य हमारा बेटा नहीं है। वो हमारा खून नहीं है। उसे बचा लो, उसे बचा लो प्लीज। बोलते हुए मान्यता रोते हुए घुटने के बल गिर जाती है और फोन कट कर देती है। वारुणी हैरानी से फोन को देख रही थी। मान्यता ने कहीं न कहीं वारुणी का शक पूरी तरह यकीन में बदल दिया था। रणधीर ने आज से ही नहीं सालों पहले ही एक ऐसे खतरनाक खेल की शुरुआत की थी जिसको सीढ़ी उसने प्यार को बनाया था। वारुणी का फोन स्पीकर पर था। वीरा डोर के पास खड़ी सब सुन रही थी। मान्यता की बातें सुन उसके भी होश कुछ इस कदर उड़े थे कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब वारुणी ने उससे सही कहा था, रणधीर मौर्य का बाप नहीं है। वीरा के कदम लड़खड़ा गए। उसने कितनी बेरुखी से मौर्य से बात की। हाँ, मौर्य ने उससे अपने माफिया होने की सच्चाई छिपाई थी, लेकिन वीरा इस बात से मुखर नहीं सकती थी। मौर्य ने उसे अपने सिर पर बिठा कर रखा था। उसने वीरा के लिए खुद को बदलना चाहा था। वारुणी वीरा की तरफ देखती है जो अपनी जगह जम सी गई थी। वारुणी उसके पास आकर तंज कसते हुए बोली, सुन लिया, हो गया विश्वास अब। वो जिन्हें अपना समझता आया है वो उसका फायदा उठाते आए हैं। वीरा एकदम से वारुणी के गले लग रोते हुए बोली, मुझे मुझे मौर्य सही सलामत चाहिए। मुझे नहीं पता तो क्या करेगी, लेकिन मैं अब कुछ और नहीं खोना चाहती। प्रॉमिस कर वारा, तू मेरे पति को वापस लाएगी। वारुणी वीरा का सिर सहलाते हुए बोली, आई प्रोमिस वीरा, मेरी वजह से तूने अपना परिवार खोया था, अब मैं ही तुझे सब वापस दिलवाऊंगी। बोलकर वारुणी वीरा के आंसू साफ करती है और खुद क्लोजेट चली जाती है। वीरा बाहर इधर उधर मौर्य की परेशानी में चक्कर काट रही थी। तभी वारुणी बाहर आई। वीरा हैरानी से वारुणी को देख रही थी। वारुणी ने कार्गो पेंट पहनी थी जिसके दोनों तरफ उसकी थाई पर चाकू थे। उसकी बाजू पर भी चाकू होल्डर से अटैचेड थे। वारुणी ने हाथों में ब्लैक ग्लव्स और पैरों में ब्लैक शूज पहन रखे थे। बालों की हाई पोनीटेल की हुई थी। वीरा जल्दी से बोली, तू वहां अकेले जाने का सोचना भी मत। वो लोग हैवान हैं, तुझे मार डालेंगे। वरुणी अपनी कमर पर गन रखकर बोली, पूरा माफिया वर्ल्ड मुझे ट्रॉफी समझता है, वो लोग मुझे मारेंगे नहीं। और किसने कहा मैं अकेली जाऊंगी? मेरा डेविल पति कब काम आएगा? वीरा सिर पकड़ते हुए बोली, वारा वारा, सब जानते हैं शेखावत और सिन्हा में आज की नहीं बल्कि सालों से चलती आ रही दुश्मनी है। और जीजू मौर्य को क्यों बचाएंगे? वारुणी अपनी बाइक की चाबी उठाकर बोली, क्योंकि मौर्य सिन्हा नहीं है। वो जो है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं आती हूं तो डैड को कुछ नहीं बताएगी और डेविल को कैसे मनाना है मैं जानती हूं। बोलकर वारुणी वीरा को दिखती है जो सिर झुकाए रोने लगी थी। वारुणी वीरा के पास आकर उसके माथे पर किस करके बोली, ट्रस्ट मी, तुझसे तेरा प्यार दूर नहीं होगा। बोलकर वारुणी वहां से चली जाती है। वारुणी की बाइक मुंबई के बीच पर रुकती है। उसके साथ ही वहां एक कार रुकती है। कार से राजवीर शेखावत बाहर आते हैं। वारुणी बाइक से उतरकर अपना हेलमेट बाइक के हैंडल पर लगाकर राजवीर के सामने खड़े होकर बोली, जाए और अपने बेटे से कहिए मुझे उसकी हेल्प चाहिए। बोलते हुए वारुणी सामने इशारा करती है, जहां अर्थ बीच के पास खड़े होकर सिगरेट के कश लेते हुए लहरों को देख रहा था। राज भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुमने मुझे इसीलिए यहां बुलाया? वो तुम्हारा पति है, तुम खुद भी तो उससे बोल सकती हो। वारुणी झुंझलाते हुए बोली, आपके ये बेटा किसी की सुनता है जो मेरी सुनेगा? और वैसे भी जिसके लिए मुझे डेविल की हेल्प चाहिए उसका नाम सुनकर उसके तन बदन में आग लग जाएगी। राज आंखें छोटी करके बोले, किसके लिए चाहिए तुम्हें हेल्प? वारुणी सपाट लहजे में बोली, मौर्य। इतना सुनना था। राज वापस जाने के लिए मुड़ गए तो वारुणी दोनों हाथ फैलाकर उनका रास्ता रोकते हुए बोली, दोनों बाप बेटे एक नंबर के अड़ियल है। मैं बता रही हूं, आपने डेविल से बात नहीं की तो मैं अकेले चली जाऊंगी। राज अकड़ते हुए बोले, और तुम्हें लगता है अर्थ तुम्हें जाने देगा? वारुणी भी उसी अंदाज में बोली, और आपको लगता है मैं डेविल को बताकर जाऊंगी? मुझे कुछ हुआ तो मैं कहूंगी मैं आपको बताकर गई थी। राज भौएं चढ़ाते हुए बोले, तुम मुझे धमकी दे रही हो? वारुणी मुंह बनाकर बोली,
मेरी रिक्वेस्ट आपको धमकी लग रही तो मैं क्या करूं? अपने पीछे इतना शोर सुन अर्थ ने मुड़कर देखा तो सामने उसकी बीवी और डैड कुत्ते बिल्ली की तरफ एक दूसरे को घूर रहे थे। राज को वहां देख अर्थ की भौहें सिकुड़ गई। अर्थ दोनों के पास आकर तेज आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? बोलते हुए अर्थ वारुणी को देखता है जो किसी कमांडो की तरह तैयार हुई थी। अर्थ को खुद को ऐसे देखते देख वारुणी जल्दी से राज के पीछे छिप जाती है। राज अर्थ को देखते हुए बोले, अपनी बीवी को थोड़ा काबू में रखो, वो मुझे राजवीर शेखावत को धमकी दे रही है। वारुणी पीछे से राज के कान में बोली, क्यों कब्र खुदवा रहे हो ससुर जी? अर्थ सिर टेढ़ा करके बोला, बाहर निकलो खरगोश। वारुणी राज के पीछे से मुंडी बाहर निकालकर बोली, ही मैं यही ठीक हूं। तभी राज सामने से हट जाते हैं। अर्थ वारुणी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? राज बीच में बोले, मौर्य के पास, क्योंकि इसे लगता है मौर्य खतरे में है। अपनी बात बोलकर राज अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वारुणी राज की कार को घूरते हुए बोली, बाप ही ऐसा है तो बेटे तो राक्षस होंगे ही ना। ये सब मेरी सुनते क्यों नहीं? सोचते हुए वारुणी जैसे ही अर्थ की तरफ देखती है तो घबरा जाती है। अर्थ उसे ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से ही उसे कच्चा निगल जाएगा। वारुणी अर्थ को देख रही थी जिसके तन बदन में सच में मौर्य का नाम सुन आग लग गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां गुस्से से और गहरी और काली पड़ गई थी। सफेद परत को गुस्से की लाल डोरियों ने घर लिया था। उसको ऐसे गुस्से में तमतमाता देख वारुणी को उसके सिर पर दो बड़े बड़े लाल कलर के सींग नजर आ रहे थे और गुस्से से तमतमाया उसका चेहरा देख वारुणी को उसके कान से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। इन शॉर्ट वारुणी को अर्थ इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था, छोटा सा भूत। वारुणी धीरे से बोली, इट्स ओके, तुमने मेरी हेल्प नहीं करनी तो मैं जाती हूँ। वारुणी ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। वो जल्दी से बाइक की तरफ भागी। तभी उसे ऐसा लगा किसी ने उसे हवा में उड़ा दिया। अर्थ ने उसे कंधे पर उठा लिया। फार्म हाउस में निमित बार काउंटर के पास बैठा था। वो कुछ सोच रहा था। तभी रणधीर उसकी बगल वाली चेयर पर बैठकर बोला, क्या सोच रहे हो निमित? बोलते हुए रणधीर वाइन की बोतल उठाकर शॉट बनाता है। निमित कुछ पल रुककर बोला, डैड, वारुणी मेहरा वीरा जैसी नहीं है, उसे मारना और लड़ना दोनों आता है। बोलकर निमित चेयर पर सिर टिकाकर सीलिंग को देखने लगता है। रणधीर निमित की तरफ वाइन का गिलास बढ़ाकर बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? निमित गिलास लेकर बोला, वारुणी मेहरा, दैट गर्ल इज जस्ट फायर। बोलकर निमित एक घूंट में सारा गिलास खाली कर देता है। रणधीर वाइन का सिप लेते हुए बोले, माजरा क्या है? निमित एकदम से खड़े होकर बोला, I want that girl, I want Varuni Mehra not only for Kohinoor but also for myself। बोलकर निमित रणधीर के हाथ से उसका गिलास लेकर पूरा गटक लेता है। रणधीर अपनी चेयर को लेफ्ट राइट रोटेट करते हुए निमित को देख रहे थे। निमित वाइन के गिलास को घूरते हुए बोला, पूरे होटल के सामने उस लड़की ने मुझे बेल्ट से मारा डैड। वो बेखौफ अंदाज, उसकी वो हेजल ग्रीन आइज जिनमें डर नहीं दिखता, वो उसे सबसे यूनिक बनाती है, सबसे अलग, सबसे खास। एंड रणधीर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, एंड निमित गिलास साइड फेंक कर बोला, एंड द मोस्ट यूनिक थिंग्स ओनली निमित सिन्हा डिजर्व्स। बोलकर निमित अपने दोनों हाथों से अपने बाल पीछे करता है। निमित वारुणी के बारे में सोचते हुए बोला, डैड बस मुझे वो चाहिए। निमित ने बोला ही था कि एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और वो सीधा फ्लो पर गिर गया। मौर्य निमित को लाल आंखों से घूरते हुए बोला, सोचना भी मत वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बोलते हुए मौर्य निमित का कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मार देता है। निमित चिल्लाते हुए बोला, मौर्य। मौर्य बेहद तेज आवाज में बोला, भूलना मत निमित सिन्हा, तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो और जिसे तुमने किडनैप करके रखा था वो तुम्हारे बड़े भाई मौर्य सिन्हा की बीवी थी, और अभी जिस लड़की के बारे में बेहुदा बात कर रहे थे तुम, वो मौर्य सिन्हा की बीवी की बहन है, और सबसे बड़ी बात वो किसी की बीवी है। रणधीर चेयर से खड़े होकर सार्कास्टिकली बोला, किसी और की बीवी के बारे में बोला तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है मौर्य? या फिर तुम्हारे लिए अब हमारे दुश्मन ज्यादा अहम हो गए हैं? मौर्य सिर घुमाकर रणधीर को देखता है और बिना कुछ बोले स्टेयर्स की तरफ जाने लगता है। वो ऊपर जाता उससे पहले ही निमित हाथ में हॉकी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। निमित अपने एक हाथ में हॉकी से टैप करते हुए बोला, तो तुम आज डैड को आंखें दिखाने पर आ गए मौर्य? नॉट बैड, प्यार में तो तुमने अपनों से बगावत कर दी। मौर्य बेहद सर्द आवाज में बोला, निमित हटो सामने से, हम अब बच्चे नहीं हैं जो बहस करे। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मार डालूं।
मौर्य। इस बार रणधीर चिल्लाया और मौर्य के पास आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मौर्य का सिर एक तरफ झुक गया। रणधीर मौर्य को कॉलर से पकड़कर बोला, मेरे पैसों पर पलने वाले कुत्ते हो तुम और आज मुझसे बगावत कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। मौर्य बीच में ही सर्द आवाज में बोला, मुझे जो बोलना है बोल लीजिए डैड, मेरी बीवी या उसके घरवालों के खिलाफ मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। रणधीर एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। मौर्य ने पहली बार उसकी बात को बीच में काटकर अपनी बात कही थी, वरना मौर्य ने कभी भी रणधीर के खिलाफ कुछ नहीं किया था। रणधीर की आंखें गुस्से से भर गई। वो नफरत से मौर्य को देखने लगा। उसने निमित से हॉकी ली और उससे मौर्य को मारने लगा। मौर्य ने उफ तक नहीं कि वो चुपचाप मार खाता रहा। निमित एक जगह खड़े होकर एविल स्माइल करते हुए मौर्य को पीटते हुए देख रहा था। रणधीर ने मौर्य के पेट पर हॉकी से मारा तो उसके मुंह से खून आने लगा। रणधीर, क्या कर रहे हैं आप? मान्यता जोर से चिल्लाई और जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। वो उनके बीच आती उससे पहले ही निमित ने मान्यता का हाथ पकड़ लिया। मान्यता निमित को घूरते हुए बोली, छोड़ो मुझे निमित। दूसरी तरफ अर्थ वारुणी को कंधे पर उठाकर अपनी कार के पास लाया और उसे अपनी कार की बोनेट पर बिठा दिया। अर्थ वारुणी को घूरते हुए बोला, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हारे? बोलते हुए अर्थ वारुणी के दोनों तरफ बोनेट पर हाथ रखता है। वारुणी बोली, देखो डेविल, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं वहां जाकर रहूंगी। तभी अर्थ बोनेट पर जोर से हाथ मारता है। वारुणी अपनी आंखें बंद कर देती है। अर्थ बोला, वो दुश्मन है हमारे। वारुणी आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी अपनी हूं, मेरे लिए ही मेरी हेल्प कर दो। अर्थ बोला, तुम मुझसे हेल्प हमारे दुश्मन को बचाने के लिए मांग रही हो। वारुणी थोड़ा तेज आवाज में बोली, मौर्य मेरा दुश्मन नहीं है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें उससे दुश्मनी निभानी है निभाओ, लेकिन मैं उससे कभी दुश्मनी नहीं करूंगी। खरगोश, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन ये मत भूलो अर्थ वीर शेखावत कौन है, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी वारुणी चिल्लाते हुए बोली, अगर मौर्य गलत है तो तुम कैसे सही हुए? बताओ मुझे, तुम दोनों ही एक जैसा काम करते हो, तो नफरत सिर्फ उसे ही क्यों मिले? जब मैं तुमसे नफरत नहीं करती तो मैं उससे नफरत क्यों करूं? क्यों करूं मैं उससे नफरत? अर्थ लाल आंखों से वारुणी को घूरते हुए बोला, क्योंकि वो तुम्हारे पति का दुश्मन है। मिस वारुणी मेहरा, तुम अब मिसेज वारुणी अर्थ वीर शेखावत हो, और शेखावत और सिन्हा में आज की नहीं सालों से चलती आ रही दुश्मनी है। वारुणी भी उसी तरह अकते हुए बोली, तो उस रणधीर सिन्हा से निभाओ दुश्मनी, न कि मौर्य से। खैर छोड़ो, मैं भी किसे समझा रही हूं जो किसी की सुनता ही नहीं है। तुम्हें नहीं करनी ना मेरी हेल्प मत करो, मैं खुद अकेले मेरे दोस्त को बचा सकती हूँ। बोलकर वारुणी अर्थ को धक्का देती है और वोनेट से उतर जाती है। अर्थ उसके धक्का देने की वजह से 2 कदम पीछे हो गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बना ली थी। वारुणी एक कदम भी आगे लेती उससे पहले ही अर्थ उसे वापस पकड़ लेता है। वारुणी अर्थ के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वारुणी अर्थ को घूरते हुए बोली, डेविल छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, मौर्य को मेरी जरूरत है, छोड़ो मुझे। मैं बता रही हूँ डेविल, अगर आज मौर्य को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। वारुणी चिल्लाते हुए बोली, डेविल मुझे जाने दो, तुम मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। आई सेड लीव में, छोड़ो मुझे, मुझे मौर्य के पास जाना है। डेविल, अगर तुमने मुझे उसके पास जाने नहीं दिया और उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बोलकर वारुणी लाल आंखों से अर्थ को घूरती है, जो उसके इतने कहने पर भी दित आदमी की तरह टस से मज नहीं हुआ। वारुणी अर्थ को घूरते हुए गुस्से से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अर्थ उसे लाल आंखों से घूरते हुए बोला, उसके लिए तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात कहने की? तभी वारुणी ने एकदम से घूमकर अर्थ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अर्थ का सिर एक तरफ झुक गया। अगर उसके सामने खड़ी ये जिद्दी लड़की उसकी बीवी नहीं होती तो अर्थ उसकी इस हरकत पर अपनी गन की 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार देता। अर्थ सिर सीधा करके वारुणी को घूर कर देखता है। वारुणी भी उसकी आंखों में बराबर घूर रही थी। वही फार्म हाउस में मौर्य जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके मुंह सिर बाह से खून निकल रहा था। रणधीर मान्यता का हाथ पकड़कर बोला, खत्म कर दो इसे निमित, हमने अपने घर में एक सपोले को पाल रखा था। बोलकर रणधीर जबरदस्ती मान्यता को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। मान्यता रोते हुए मौर्य को देख रही थी जो जमीन पर पड़ा हुआ था। निमित अपनी कमर से गन निकालकर मौर्य की तरह पॉइंट कर देता है। तभी मान्यता चिल्लाते हुए बोली, मौर्य हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है।
तुम हमारा खून नहीं हो। ये तुम्हारा भाई नहीं है, ना ही रणधीर तुम्हारा बाप है। उठो मौर्य, उठो और अपने साथ हुए गलत का जवाब दो इनको। मौर्य सिर घुमाकर हैरानी से मान्यता की तरफ देखता है। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। गोली मौर्य की पीठ पर लगती है। मान्यता तेज आवाज में बोली, मौर्य। बोलते हुए मान्यता रणधीर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मौर्य के मुंह से भी खून निकलने लगता है। निमित मौर्य के पास आकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे उठाकर बोला, सही सुना तूने, तो मेरा भाई नहीं है, ना ही डैड तेरे डैड है। तू सिर्फ एक जरिया था, लेकिन तूने बगावत कर दी मौर्य। बोलकर निमित जैसे ही मौर्य के मुंह पर मुक्का मारने वाला था, उसका हाथ एक मजबूत हाथ में गिरफ्त हो जाता है। निमित सिर घुमाकर देखता है तो अर्थ उसे लाल आंखों से घूर रहा था। अर्थ के हाथ में मौर्य का हाथ मजबूती से गिरफ्त था। निमित हैरान होते हुए बोला, तुम? तभी अर्थ उसका हाथ मोड़ते हुए बोला, हाँ मैं। बोलकर अर्थ निमित के सिर पर अपने सिर से मारता है तो निमित सीधा जमीन पर गिरता है। निमित ने एक हाथ से मौर्य की कॉलर पकड़ रखी थी। निमित के हाथ से मौर्य की शर्ट का कॉलर छूटते ही मौर्य के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरता उससे पहले ही अर्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। मौर्य अधखुली आंखों से अर्थ को देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आवाज सुनकर रणधीर मुड़कर पीछे देखता है, जहां अर्थ मौर्य को पकड़े खड़ा था। रणधीर जमीन पर पड़े निमित को देखकर उसे कुछ इशारा करता है। निमित जमीन से खड़ा हो जाता है और जल्दी से रणधीर के पास आ जाता है। रणधीर सिर टेढ़ा करके अर्थ को देखता है और डेविल स्माइल करते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है। निमित अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करते हुए बोला, डन डैड। रणधीर मौर्य और अर्थ को देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए बोला, गुड बाय शेखावत ब्रदर्स। बोलकर रणधीर मान्यता को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले आता है। उनके साथ निमित भी आता है। वो सब मेन डोर के पास पहुंचे ही थे कि मान्यता चिल्लाते हुए बोली, अर्थ मौर्य तुम्हारा भाई है। अर्थ जिसने मौर्य का हाथ पकड़ रखा था वो मुड़कर मान्यता की तरफ देखता है। तब तक वो सब फार्म हाउस से बाहर निकल चुके थे। अर्थ धीरे से बोला, मेरा भाई है। बोलकर अर्थ मौर्य को देखता है जो पूरा खून से लथपथ था। अर्थ मौर्य को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी एक बूम की आवाज के साथ पूरा फार्म हाउस तबाह हो जाता है। रणधीर डेविल स्माइल करते हुए बोला, राजवीर शेखावत के घर के 2 चिराग जलकर राख हो गए। मान्यता चिल्लाते हुए बोली, अर्थ मौर्य तुम्हारा भाई है। अर्थ जिसने मौर्य का हाथ पकड़ रखा था वो मुड़कर मान्यता की तरफ देखता है। तब तक वो सब फार्म हाउस से बाहर निकल चुके थे। अर्थ धीरे से बोला, मेरा भाई है। बोलकर अर्थ मौर्य को देखता है जो पूरा खून से लथपथ था। अर्थ मौर्य को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी एक बूम की आवाज के साथ पूरा फार्म हाउस तबाह हो जाता है। रणधीर डेविल स्माइल करते हुए बोला, राजवीर शेखावत के घर के 2 चिराग जलकर राख हो गए। बोलकर वो सब वहां से चले गए। अब आगे आसमान भी काला पड़ गया था, जैसे उसमें काजल घुल गया हो। आग की लपटों से निकलता वो काला धुआं आसमान पर अपनी काली परछाई की चादर लपेट रहा था। थोड़ी देर पहले जहां एक आलीशान महलों जैसा घर था, अब वो घर आग की लपटों में कैद था। तभी उस आग की लपटों के सामने एक कार रुकी, जिससे राजवीर और वारुणी बाहर आए। सामने का वो भयानक मंजर देख वारुणी के कदम डगमगा गए। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी हेजल आइज में दिखती वो आग की लपटें उसके सीने में छिपकर बैठे उसके दिल को जलाकर राख कर रही थी। राजवीर भी बुरी तरह घबरा गए। उनका जवान बेटा अंदर था। ये ख्याल आते ही राजवीर ने जल्दी से अपना फोन निकाला और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल लगा दिया। वारुणी जो एक जगह जम सी गई थी, वीरा की चीख ने उसे होश में लाया। वीरा वहां अश्विन के साथ आई थी और सामने का नजारा देख उसका दिल दर्द से चीख उठा। उसका शरीर कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाई, मौर्य। उसके कदम अंदर की तरफ बढ़े। वो मौर्य को बचाना चाहती थी, तभी अश्विन ने उसे पकड़ लिया। वो बुरी तरह रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तेरे बिन जीना है, ऐसे दिल धड़का न हो जैसे। वीरा अश्विन को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मेरा मौर्य अंदर है, छोड़ो 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 मुझे। मुझे उसके पास जाना है, मुझे जाने दो। मैं उसे खोना नहीं चाहती, छोड़ो मुझे। लेकिन अश्विन ने उसे नहीं छोड़ा। अपनी दोनों बेटियों को इस कदर तड़पते देख अश्विन की आंखें भी भीग गई। ये इश्क है क्या, दुनिया को हम समझाएं कैसे। वारुणी की नजरें वही थी आग की लपटों पर। कानों में अर्थ के कहे वो शब्द गूंज रहे थे जो थोड़ी देर पहले उसने उससे कहे थे। बोनेट पर बैठी वारुणी की गर्दन में अर्थ ने अपना एक हाथ डालकर अंगूठे से उसका गाल सहलाते हुए उसकी आंखों में एकटक घूरते हुए कहा था,
आज तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ने की बात कर रही हो खरगोश। अगर किसी दिन मैं तुमसे दूर हुआ तब तुम्हें एहसास होगा तुम्हारे शब्द मेरे दिल में किस कदर चुभे हैं। तब तुम्हें एहसास होगा जब अपनी मोहब्बत दूर होती है तो ये कमबख्त दिल तड़प उठता है। यही चाहती हो ना तुम मैं मौर्य को बचाऊं। आज सिर्फ तुम्हारे लिए अपने दुश्मन को बचाने जा रहा हूं लेकिन तुम वहां नहीं आओगी। बोलने के साथ ही अर्थ ने अपने होठों से वारुणी के माथे को चूम लिया और वहां से मौर्य को बचाने के लिए चला गया। वारुणी नम आंखों से उसे जाते देखती रही। अब दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए एक दूजे बिछड़े तो सांस लिए बिना मर जाए। वारुणी की आंखों से अर्थ के शब्द याद कर आंसुओं की बरसात हो गई। उसके गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे होठ अर्थ के दूर जाने के ख्याल से कांपने लगे। उन कपकपाते होंठों से एक नाम निकला, डेविल। अपना कांपता हाथ उसने अपने मुंह पर रख दिया और बुरी तरह रोने लगी। रोते रोते दोनों बहनें घुटने के बल गिर गई। राज जो अर्थ को बचाने के लिए अपने फोन से न जाने किस किस को कॉल कर रहे थे उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। तभी एक और धमाका हुआ और वो पूरा फार्म हाउस किसी तिनके की तरह हवा में गायब हो गया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। वारुणी के होंठ जो अब तक सिले हुए थे उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई, डेविल। वो उठी और उस आग के घेरे की तरफ बढ़ गई जहां अब सिर्फ धूल, धुआं और राख बची थी। वहां कुछ भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था यहां थोड़ी देर पहले एक फार्म हाउस भी था। वीरा तो बर्फ की तरह मूरत बन गई थी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे अब पछतावा हो रहा था क्यों कहे उसने वो शब्द मौर्य से कि वो इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उद्धरण चिन्ह। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। आग का वो भयानक मंजर अब शांत हो गया था। लेकिन अब वहां तेज हवाएं चल रही थी मानो आज तूफान आएगा जो सब तहस नहस करके ही मानेगा। वारुणी बार बार अर्थ का नाम ले रही थी। अफसोस अब वहां सिर्फ राख थी। राज तो हिम्मत हारकर गाड़ी के पास ही घुटने के बल बैठ गए। अंडरवर्ल्ड के किंग अर्थ वीर शेखावत का बाप राजवीर शेखावत आज खुद को लाचार महसूस कर रहा था। अपनी औलाद को खोने के गम में आंसुओं की बरसात आज उनकी आंखों से भी हो रही थी। जहां सब हिम्मत हार चुके थे वहां सिर्फ वारुणी थी जो अर्थ और मौर्य को पुकारे जा रही थी। आंखों से उसके भी आंसू बह रहे थे फिर भी दिल के एक कोने में उम्मीद बची थी कि उसका डेविल उसे छोड़कर नहीं जा सकता। प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाता है जरिया। वारुणी सुबकते हुए बोली, डेविल, डेविल, डेविल प्लीज कहाँ हो तुम बताओ ना। वो रोते हुए वापस घुटनों के बल गिर गई। उसे दूर दूर तक सिर्फ राख नजर आ रही थी। उसकी हिम्मत भी अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी। तभी राख में उसे एक चमकती हुई चीज दिखी। वारुणी ने जल्दी से अपने हाथ राख में घुमाए। उसके हाथ में वॉच आई। ये अर्थ की घड़ी थी जिसमें खून के छींटे थे। उस घड़ी का टूटा शीशा देख वारुणी का दिल भी टूटकर बिखर गया। वो उस वॉच को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस दिल के इरादों में है इतना असर, लहरों से किन्नारों पे करता है सफर। वारुणी और वीरा दोनों ही रो रही थी। अश्विन ने रेस्क्यू टीम को बुलाया था। उन लोगों ने सबको वहां से बाहर कर दिया। वारुणी की आंखें रो रो कर लाल पड़ गई थी और वीरा अभी भी रोए जा रही थी। अपनी दोनों बेटियों की ऐसी हालत देखकर अश्विन मन ही मन बोले, हर बार मेरी बच्चियों से खुशियां क्यों रूठ जाती है, क्यों सच्ची मोहब्बत को हमेशा अधूरा रहना पड़ता है। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने दो बस इश्क है किया। वारुणी किसी बेजान से गुड़िया की तरह बोली, आई एम सॉरी वीरा, मैं मौर्य को बचा नहीं पाए और साथ ही अपने डेविल को भी खो दिया। बोलकर वारुणी ने सिर घुमाकर वीरा को देखा जो खुद आंसुओं भरी आंखों से उसे देख रही थी। तभी न जाने वीरा को क्या हुआ, उसने वारुणी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आज अपने रंगों से बिछड़ी है ये तस्वीरें हाथों में कहीं टूट रही है। मिलकर दो तकदीरें। वीरा वारुणी की दोनों बाजू पकड़ उसे झंझोरते हुए बोली, सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरे लिए हुआ, तेरी वजह से ही सब हुआ। कहाँ है मेरा मौर्य, वारुणी कहाँ है? तूने कहा था तू उसे लाएगी। लाओ उसे, मुझे वो चाहिए, लाओ उसे। बोलते हुए वीरा ने वारुणी को धक्का दे दिया। वारुणी के चेहरे पर एक शिकन नहीं आई, उसे वीरा की बेरुखी से फर्क नहीं पड़ा। वीरा ने अपने साथ हुए गलत के लिए कभी वारुणी को दोष नहीं दिया, लेकिन आज मौर्य के दूर होने की वजह से उसके दिल में शायद वारुणी के लिए नफरत भर गई। कहीं न कहीं ये सब वारुणी के लिए ही तो किया गया था। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया, नहीं सोचा था मिलकर कभी होंगे जुदा। वीरा के धक्का देने की वजह से वारुणी नीचे गिर गई। राज अपनी जगह से उठे और उन्होंने वारुणी को खड़ा किया और उसका हाथ पकड़कर बोले, चलो। लेकिन वारुणी ने एक कदम नहीं बढ़ाया। वो अपने हाथ में पकड़ी घड़ी को देखती रही और धीरे से बोली, कहाँ जाऊंगी अंकल?
राज खुद को कंट्रोल करते हुए बोले, अपने पति के घर, अर्थ के घर, वो कभी नहीं चाहेगा उसकी खरगोश इस तरह बिखर जाए। वारुणी सिर उठाकर आंसुओं भरी आंखों से राज को देखते हुए बोली, जब मेरा डेविल ही वहां नहीं होगा तो क्या करूंगी मैं वहां जाकर। बोलकर वारुणी की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने दो बस इश्क है किया। राज वारुणी को समझाते हुए बोले, इस वक्त तुम्हारा सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। अर्थ की मौत की खबर मिलते ही सब पागलों की तरह तुम्हें ढूंढेंगे। अकल से काम लो। मैं अपने बेटे की बीवी और अपनी बहू को किसी को ले जाने नहीं दूंगा। बोलकर राज वारुणी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगे। वारुणी उनके पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे उसमें जान ही न बची हो। राज ने उसे कार में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से चले गए। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने दो बस इश्क है किया। अश्विन ने वीरा को कार में बिठाया। दोनों बहनों ने अपने सिर सीट पर टिकाए और आंखें बंद कर दी। एक की आंखों के सामने मौर्य का चेहरा आ रहा था तो दूसरी की आंखों में अर्थ का चेहरा था। एक बार जो आंसुओं का सैलाब थमा था वो फिर उमड़ आया और दोनों ही रोने लगी। राज रिव्यू मिरर ने वारुणी को देखकर बोले, उसकी मोहब्बत पर हमेशा शक रहा है तुम्हें वारुणी, लेकिन मेरे बेटे ने पहली बार किसी से मोहब्बत की थी और देखो बदले में उसे मौत नसीब हुई। राज के शब्द थे या तीर जो वारुणी के दिल में एक ऐसा जख्म कर गए जिससे वो शायद ही कभी उभर पाती। इस बेदर्द रात का अंत हुआ और सूरज ने अपनी रोशनी चारों तरफ डाली। हर जगह आग की तरह ये बात फैल गई कि अर्थ, वीर शेखावत और मौर्य सिन्हा अब नहीं रहे। हर न्यूज चैनल से लेकर अखबारों में उस भयानक मंजर की फोटोज दिखाई दे रही थी। वारुणी अर्थ के रूम में एक कोने में बैठी थी। उसने अर्थ की शर्ट पहन रखी थी। शायद वो अर्थ का एहसास चाहती थी। उसके तो शायद आंसू भी सूख चुके थे। राज कितनी बार अर्थ के रूम के बाहर आए और डोर नॉक किया लेकिन वारुणी ने दरवाजा नहीं खोला। नैना और आराधना ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। सबने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनके कुछ रिश्तेदार और करीबी लोग आए हुए थे। हॉल के बीचों बीच अर्थ की तस्वीर रखी हुई थी जिस पर माला चढ़ाई हुई थी। आराधना अपनी भीगी आंखों से अपने बेटे की तस्वीर देखकर राज की तरफ देखती है। राज उसके पास आए और उसे अपने सीने से लगा दिया। वो राज के सीने से लगते ही बुरी तरह रोने लगी। दूसरी तरफ वीरा ने भी खुद को कमरे में बंद कर दिया था। अश्विन की उसकी फिक्र हो रही थी कहीं वीरा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए उन्होंने रूही को वीरा के दरवाजे पर आवाज लगाने के लिए कहा। रूही की आवाज सुनकर वीरा ने दरवाजा खोला तो उसकी हालत देख मीरा और अश्विन की आंखें भर आए। सफेद कपड़े पहनी वीरा के बाल बिखरे हुए थे। रो रो कर उसकी हेजल आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। चेहरा किसी मुरझाए हुए गुलाब जैसा हो गया था। रूही वीरा की टांग से लिपट कर बोली, मम्मा क्या हुआ? वीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। 6 महीने बाद शेखावत हाउस बेड पर वारुणी अपने टेडी बियर को हक करके आराम से सो रही थी। नींद में उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। जैसी ही उसके चेहरे पर विंडो से कर्टन्स हटने की वजह से सूरज की रोशनी पड़ती है, वो एकदम से अपना चेहरा अपने टेडी बियर में छिपाते हुए बोली, व्हाट आर यू डूइंग डेविल? मुझे सोने दो, आई एम स्लीपी ना। खुद तो तुम सोते नहीं और मुझे भी नहीं सोने देते। बेड के पास आकर वारुणी के नीचे से उसका टेडी बियर छीनकर उसे जबरदस्ती उठाकर अर्थ उसको वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, इट्स मॉर्निंग टाइम खरगोश, और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा तुम्हारे जैसा आलसी पैदा हो जाए। नींद की वजह से अर्थ की गर्दन में चेहरा छिपाकर वारुणी चीरते हुए बोली, माई बेबी विल बी जस्ट लाइक मी, स्वीट, क्यूट, इंटेलिजेंट एंड। 6 मंथ प्रेग्नेंट वारुणी बिल्कुल गोलू मोलू सी हो गई थी। उसके गाल किसी छोटे बच्चे की तरह फूल गए थे। बेबी पिंक कलर के नाइट वेयर में बैठी वारुणी की शर्ट में डोरेमोन का कार्टून बना हुआ था जिसमें वो खुद बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। अर्थ उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं होता खरगोश। हम पहले भी एक बार अपना बेबी खो चुके हैं। इस बार तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। बोलते हुए अर्थ वारुणी के गाल पर हाथ रखकर उसे देखता है। अर्थ की दूर जाने की बात सुन वारुणी भरे गले से बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। तुम गए तो मैं अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, न कुछ खाऊंगी न किसी से बात करूंगी। तुम्हारी खरगोश खरगोश से पत्थर बन जाएगी। बोलकर वारुणी सुबकने लगती है। अर्थ उसके गाल से हाथ हटाकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग खरगोश, नॉट फॉर एनीवन एल्स बट फॉर आवर बेबी यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। बोलते हुए अर्थ अपने कदम पीछे लेते हुए वॉशरूम से बाहर आ जाता है।
अर्थ को खुद से दूर जाते देख वारुनी जल्दी से स्लैब से नीचे उतरकर लंबे कदम लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, डेवल कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अर्थ के पीछे बढ़ते कदमों के साथ वारुनी के कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। बालकनी की रेलिंग के पास पहुंचा अर्थ वारुनी को देखकर बोला, रिमेंबर माई वर्ड्स, खरगोश किसी और के लिए न सही हमारे बेबी के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना है। बोलते हुए अर्थ अपने कदम पीछे लेता है और रेलिंग से नीचे गिर जाता है। वारुनी चिल्लाते हुए बोली, डेविल। वारुनी की इतनी तेज आवाज सुन कॉरिडोर में फोन पर बात कर रहे राज जल्दी से अर्थ की रूम की तरफ बढ़ते हैं। नैना और आराधना भी जल्दी से अर्थ के रूम में आती है। सामने वारुनी बेड पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थी और बंद आंखों के कोने से आंसू की बूंदें बह रही थी और उसके कांपते होठों से सिर्फ अर्थ का नाम निकल रहा था। वो अपना सिर उधर उधर हिला रही थी। उसका पूरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ हो गया था। आराधना जल्दी से वारुनी के पास आकर उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, वारा, वारा उठो वारा। वारुनी एकदम से चिल्लाते हुए उठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए इधर उधर देखती है। वो अर्थ के रूम में थी। वहां राज, नैना और आराधना तीनों खड़े थे। नैना वारुनी के पास बैठकर बोली, क्या हुआ वारा? वारुनी सुबकते हुए बोली, वो डेविल वो आया था। उसने मुझसे कहा मैं अपना ख्याल रखूं, हमारे बेबी का ख्याल रखूं। हर रोज इसी तरह नींद से चिल्लाकर वारुनी को उठते सबने देखा था। अब उन्हें आदत हो गई थी। आराधना वारुनी के माथे से पसीना साफ करते हुए बोली, फिर सपना देखा होगा तुमने। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है वारा। लर्न टू लिव इन रियलिटी। वारुनी मेहरा। बेचैनी से पूरे कमरे में नजरें घुमा रही वारुनी आराधना की बात सुन उसे आंसुओं भरी आंखों से देखती है। नैना वारुनी के आंसू साफ करते हुए बोली, इस तरह रोज रोयोगी तो अपने साथ साथ बच्चे को भी हार्म करोगी। बोलते हुए नैना वारुनी के पेट की तरफ देखती है। राज अपने फोन में टाइप करते हुए बोले, मैंने तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर को घर बुलाया है, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। बोलकर राज बाहर आ जाते हैं। नैना और आराधना एक नज़र वारुनी को देखती है जो खामोश सी सिर झुकाए बैठी थी। वो दोनों ही उसके सिर पर हाथ फेरकर बाहर चली जाती है। पिछले 6 महीनों से वारुनी इसी रोज सुबह चिल्लाते हुए उठती थी। उसे आज भी ऐसा फील होता था उसका डेविल उसके पास है, उसे देख रहा है, उससे बातें कर रहा है। लेकिन आंखें खुलते ही उसका ये हसीन ख्वाब महज एक सपना बनकर रह गया था। अपने आंसू को अपने हाथों से साफ करते हुए वारुनी बेमन से बिस्तर से उठकर वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होकर बाहर आकर वारुनी एक व्हाइट फ्लोरल प्रिंट वाली लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहनकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। सिर घुमाकर बेड के पीछे अर्थ की लगी बड़ी सी तस्वीर को देखकर वारुनी कड़वाहट से बोली, कहाँ हो तुम? दिख नहीं रहा मैं रो रही हूं। ऐसे तो तुम हमेशा कहते थे तुम मुझे जिंदगी जीना सिखाओगे। देखो डेविल, मैं जी रही हूं और देखो मेरी आंखों से बहते आंसू जाहिर कर रहे हैं कि मेरे इमोशंस पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। जिंदगी जी रही हूं डेविल, वो बात अलग है, सिर्फ जिंदा लाश बनकर जी रही हूं। खुद तो मुझे छोड़कर चले गए, एक बार नहीं सोचा तुम्हारी खरगोश कैसे रहेगी तुम्हारे बिना। प्लीज न वापस आ जाओ। अब तो मेरे साथ साथ किसी और की भी तुम्हारा इंतजार है। बोलते हुए वारुनी अपने पेट पर हाथ रखती है। वही मेहरा हाउस में वीरा हॉल में बैठी थी। उसकी गोद में रूही थी जिसके हाथ में ड्राइंग बुक थी। रूही वीरा को ड्राइंग के पेज पलट पलट कर अपनी ड्राइंग दिखाते हुए बोली, देखो मम्मा, रूही ने अपनी आपत्ति, मौर्य पापा की, तेविल और वारा की डिलाइंग बनाई है। मौर्य का जिक्र होते ही वीरा के चेहरे पर रूही की वजह से जो स्माइल आई थी वो एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की बहकर रूही की ड्राइंग बुक पर गिर गई और उसके कलर बिखर गए। अपनी बनाई हुई ड्राइंग के खराब होने से छोटी सी मासूम रूही की आंखों में बड़े बड़े मोती जैसे आंसू आ गए। वो सुबकते हुए बोली, मम्मा रूही की फैमिली डिलॉइंग खराब ही गई। रूही को रोते देख वीरा खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, इट्स ओके बेबी, हम नई बना लेंगे। रूही आंसू भरी आंखों से वीरा को देखकर बोली, मम्मा सब लूही से नाराज है क्या? कोई लूही से मिलने क्यों नहीं आता? नहीं वारा आती है, नहीं मेले दोनों पापा आते हैं। रूही की बातें सुन एक बार फिर वीरा के ठहरे आंसू आंखों में जगह बनाने लगे। सामने के सोफे पर बैठे अश्विन और मीरा अपनी बेटी को देख रहे थे जो अब सिर्फ रूही के साथ ही रहती थी और उससे ही बातें करती थी। पिछले 6 महीने से वो सब वारुनी से मिले ही नहीं थे। न वारुनी यहाँ आई थी क्योंकि वीरा उससे नाराज थी। अर्थ और मौर्य को कभी भी अश्विन पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज अपनी बेटियों की जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी उन्हें रोता देख वो अर्थ और मौर्य को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी, वो दोनों तो शायद अब थे ही नहीं।
राजस्थान में, इन सबसे दूर राजस्थान में एक मेला लगा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और तैयारी जोरों शोरों से थी। एक तरफ बंजारों का ग्रुप खड़ा था जिनके डांस देखने के लिए वहां भीड़ लगी हुई थी। उन बंजारों ने लाल कलर की घाघरा चोली पहनी हुई थी, माथे पर और गले में सिल्वर कलर की ज्वेलरी थी। वहीं खड़ी एक जिस्पी की बोनेट पर दो लड़के स्टाइल में लेटे हुए थे। दोनों का एक एक हाथ अपने सिर के पीछे थे और दूसरे हाथ में दोनों ने बियर की कैन पकड़ी हुई थी। आंखों पर दोनों ने ही ब्लैक कलर के शेड्स चढ़ाए हुए थे। ब्लू जीन्स और ब्लैक हाफ स्लीव वाली शर्ट में दिखते उनके मसल्स उन्हें कातिलाना लुक दे रहे थे। उनका ऑरा वहां मौजूद लोगों से हटके था। शर्ट के ऊपर के खुले 3 बटन्स में से उनकी मस्कुलर चेस्ट झांक रही थी। मेले में घूमती हर एक लड़की से लेकर औरतों की नजरें उन दोनों पर ही थी। वो बंजारन का ग्रुप डांस करते हुए जैसे ही आगे आया वहां हूटिंग शुरू हो गई। उनकी मेन डांसर की नजर जिप्सी की बोनेट पर लेटे उन 2 हैंडसम आदमियों पर थी। वो उनके पास आकर डांस करने लगी। तभी बोनेट पर लेटे एक लड़के ने सिर उठाकर उसे देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से शैड्स उतारकर साइड फेंकते हुए नीचे कूदकर उसके साथ डांस करने लगता है। उस बंजरान ने जैसे ही उस बिनेट पर लेटे आदमी को टच करना चाहा, वो आदमी एकदम से उठा गया और उसको धक्का दे दिया। वो बंजारन सीधा जमीन पर गिरी। वो दोनों ही लड़के अपनी जिप्सी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनकी जिप्सी एक रेत के टीले के पास रुकती है। दोनों ही बाहर उतरते हैं और सामने रेत का वो मैदान देखते हैं जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उनमें से एक दूसरे लड़के की तरफ सिगरेट बढ़ाते हुए बोला, कभी सोचा था 2 जानी दुश्मन कभी एक साथ आएंगे। दूसरा लड़का होले से मुस्कुराया और उसके हाथ से सिगरेट लेकर होंठों के बीच दबाकर बोला, होता वही है जिसकी उम्मीद न हो। उसकी बात सुन पहला लड़का मुस्कुराया और सिगरेट के कश लेकर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही पीछे से एक दमदार आवाज आई, कैसे है मेरे शेरों। दोनों ने मुड़कर पीछे खड़े आदमी को देखा तो जल्दी से अपनी अपनी सिगरेट साइड फेंक दी और ऐसे खड़े हो गए जैसे उनसे ज्यादा शरीफ उस दुनिया में कोई नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।